हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे पोषण। पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोग ने क्लोरोफिल के बारे में पढ़े थे और अब हम लोग पोषण वाला जो चैप्टर है इसमें पूरा इसको जब अंत तक पढ़ेंगे तो इसी के अंतर्गत हम लोग प्रकाश संश्लेषण और ये जो न्यूट्रिशन के प्रकार हैं और परजीवी, स्वपोषण, ये सब पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पोषण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि पोषण होता क्या है। पोषक पदार्थ एवं पोषण जीवों को अपने शरीर की वृद्धि, विकास, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस के लिए तथा शरीर की जैव प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो जीव जंतु हैं वो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं अथवा पोषक पदार्थ कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये जो पोषक पदार्थ हैं इन्हीं के माध्यम से हम हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और मेंटेनेंस करने की संपूर्ण प्रक्रिया करते हैं और इसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का डाइजेशन होता है, फिर उसका सिंथेसिस होता है मतलब संश्लेषण, फिर उसका स्वांगीकरण होता है मतलब एसिमिलेशन। और ये सब पॉइंट मैंने डाइजेशन वाली क्लास पे पढ़ाया है फ्रेंड्स। तो हमारी इम्प्रूवमेंट एकेडमी की प्लेलिस्ट में बायोलॉजी की क्लास में आप लोग इसे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पोषण के बारे में हमने अभी समझे कि पोषण होता क्या है। हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, अनुरक्षण करने की संपूर्ण प्रक्रिया पोषण कहलाती है। इसमें भोजन ग्रहण करने से लेकर उसका पाचन, संश्लेषण, स्वांगीकरण ये सब शामिल है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पोषक पदार्थ क्या होते हैं। पोषक पदार्थों का वर्गीकरण, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक पोषक और अकार्बनिक पोषक में। ओके फ्रेंड्स, कार्बनिक पोषक जिसे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये अकार्बनिक पोषक जिसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्बनिक मतलब कि जिसमें कार्बन मिला हुआ होता है। इसके एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या वसा, प्रोटीन और विटामिन। अब देखिए फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या वसा और प्रोटीन, ये तीन जो हैं ये बृहद पोषक हैं मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की, वसा की और प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, बट विटामिन जो है सूक्ष्म पोषक है, विटामिन की हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही देखते हैं अकार्बनिक पोषक, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या है? खनिज लवण है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन और जल। तो ये भी क्या होते हैं फ्रेंड्स? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ रहे हैं पोषक तत्वों का वर्गीकरण। इसमें आवश्यक पोषक तत्व मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, अनावश्यक पोषक तत्व मतलब नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, दीर्घमात्रिक पोषक तत्व मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और लघु मात्रिक पोषक तत्व मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि दीर्घमात्रिक क्या है, लघु मात्रिक क्या है। तो आप लोग इन्हें अच्छे से फ्रेंड्स नोट्स बनाइए। ओके फ्रेंड्स, और इन्हें अच्छे से लिखिए और याद भी कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले आवश्यक पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जिन्हें शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता बल्कि बाहर से प्राप्त किया जाता है। अनिवार्य पोषक तत्वों के अंतर्गत दीर्घमात्रिक और लघुमात्रिक दोनों प्रकार के पोषक तत्व आते हैं। तो फ्रेंड्स, आवश्यक पोषक तत्व मतलब जो हमारा शरीर अंदर नहीं बना सकता है, हमें इसे बाहर से ही प्राप्त करना पड़ेगा। तो इन्हें क्या बोलते हैं? आवश्यक पोषक तत्व। अब अनावश्यक पोषक तत्व क्या हैं? ऐसे पोषक तत्व जो शरीर में स्वतः निर्मित होते हैं, अनावश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं मतलब नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसके एग्जांपल क्या हैं? जैसे कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम, एल्यूमिनियम और लेड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म ये भी है कि हमारा शरीर एल्यूमिनियम खुद ही बना लेता है अंदर, लेड खुद ही स्वयं निर्मित कर लेता है, सोडियम भी हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बन जाता है। तो कोबाल्ट, सिलिकॉन ये सब क्या है? नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मतलब अगर हम इन्हें बाहर से ना भी लें तो ये ऑटोमेटिक हमारे शरीर में जनरेट हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स,
अब देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, जिसे हमारे शरीर को ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे पोषक तत्व जिनका उपयोग जीवों द्वारा ऊर्जा वृद्धि तथा शरीर के कार्यों के लिए किया जाता है। इन पोषक तत्वों की शरीर में अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और लोहा आदि। तो ये क्या है फ्रेंड्स, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व हैं। और लघु मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? 6 हैं फ्रेंड्स। लघु मात्रिक 6 पोषक तत्व, 6 अकार्बनिक पोषक तत्व आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे जस्ता, तांबा, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है कि मोलिब्डेनम लघु मात्रिक पोषक तत्व है या दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है। तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? लघु मात्रिक। ऐसे क्वेश्चन आप लोग फ्रेंड्स इसे थोड़ा ध्यान से अच्छे से कंपेयर करके याद करिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं सबसे पहले पेड़ पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है? पादपों में पोषण के प्रकार। सबसे पहला है स्वपोषण, जिसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विषम पोषण, जिसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर विशिष्ट पोषण, जिसे स्पेसिफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वपोषण के बारे में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स देखते हैं स्वपोषण के बारे में। स्वपोषण मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों, जल एवं प्रकाश के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं तथा यह क्रिया स्वपोषण कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स? पेड़ पौधे। तो स्वपोषण की 2 विधियां हैं, प्रकाश स्वपोषण और रासायनिक स्वपोषण। इसी आधार पर स्वपोषी जीवों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं प्रकाश स्वपोषण क्या होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रकाश संश्लेषी वाले जो जितने भी जीव हैं, जैसे कि शैवाल, कवक, इसके जो एग्जाम्पल हैं हम उसे आगे देखेंगे। अभी एक इम्पोर्टेंट टर्म है अधिपादप, जिसे एपीफाइट कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? कुछ हरे पौधे जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, बड़े वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं, परंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन पौधों को अधिपादप कहा जाता है। ये एकदम नया फैक्ट है फ्रेंड्स। जैसे कि फर्न, लाइकेन और जो शैवाल हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? एपीफाइट के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स ये जो साइंस के क्वेश्चन है आप इन्हें हल्के में मत लीजिए, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषी के बाद रसायन संश्लेषी पौधे क्या होते हैं। तो जैसे अभी प्रकाश संश्लेषी में प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना रहे थे, अब इसमें क्या होता है? कुछ जीवाणु प्रकाश की अनुपस्थिति में भी अपने भोजन का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। ये जीवाणु भोज्य पदार्थों के संश्लेषण के लिए कुछ अकार्बनिक पदार्थों का जैविक ऑक्सीकरण करके रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर रासायनिक ऊर्जा के प्रयोग के कारण स्वपोषण की यह विधि रासायनिक संश्लेषण कहलाती है। इसके एग्जाम्पल में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस आएंगे। मतलब फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकॉकस कौन सी क्रिया अपनाते हैं, तो रसायन स्वपोषी या रसायन संश्लेषी। अब इसके एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषी में कौन कौन आते हैं? सभी हरे पौधे, सभी शैवाल के अंतर्गत जितनी भी कलरफुल शैवाल होती हैं, जैसे बैंगनी, लाल, भूरी, ये सब। रसायन संश्लेषी में नाइट्रिक कारक जीवाणु हो गए, लोह जीवाणु हो गए और हाइड्रोजन जीवाणु हो गए। तो फ्रेंड्स ये जो नाइट्रिक कारक जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। रसायन संश्लेषी में और क्या क्या होते हैं? हाइड्रोजन जीवाणु, सल्फर जीवाणु और मीथेन जीवाणु। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट विषम पोषण के बारे में। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते बल्कि अन्य पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, इन पादपों को विषमपोषी या हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं तथा यह प्रक्रिया विषम पोषण कहलाती है। इंग्लिश नाम भी आप लोग याद रखिए फ्रेंड्स। तो ये पादप अपने भोजन के लिए अकार्बनिक पदार्थों पर निर्भर नहीं होते बल्कि कार्बनिक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अन्य कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। तो विषमपोषी के अंतर्गत 2 उपवर्ग आते हैं फ्रेंड्स। तो 2 उपवर्ग कौन कौन से हैं? एक परजीवी पादप और एक मृतोपजीवी पादप। इसके इंग्लिश नाम क्या है?
परजीवी पादप को बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स और मृतोपजीवी पादप को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसका अलग अलग पढ़ेंगे कि परजीवी क्या होते हैं और मृतोपजीवी क्या होते हैं। परजीवी पादप ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों एवं जंतुओं पर आश्रित रहते हैं, तब भोजन प्राप्त करने की यह विधि पोषण की परजैविक विधि कहलाती है। फ्रेंड्स, अभी हमने विषमपोषी में भी यही पढ़ा था और विषमपोषी के अंतर्गत ही परजीवी आते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि जो जीवधारी भोजन प्रदान करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं। तो इंग्लिश इसका नाम क्या हो जाएगा? होस्ट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं फ्रेंड्स सुनने में, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। जब 4 ऑब्जेक्टिव इसके आते हैं तो पोषी किसे कहते हैं, पोषक किसे कहते हैं, हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, परजीवी का पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। परजीवी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी को फिर से 2 भागों में बांटा गया, स्तंभ परजीवी और मूल परजीवी। स्तंभ परजीवी मतलब जो तने के रूप में होता है, जैसे अमरवेल, कस्कुटा कहते हैं जैसे इंग्लिश में। अमरवेल आप लोगों ने पहले भी सुना होगा फ्रेंड्स इसका नाम। अब मूल परजीवी मतलब कि जो जड़ों में रह के अपना जीवन यापन करते हैं, पेड़ पौधों की जड़ों में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल गठवा, जिसे ओरोवेंस कहते हैं, रेफ्लिशिया, इदुंगी। तो रेफ्लिशिया के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा फ्रेंड्स। संसार का सबसे बड़ा जो फूल होता है वो रेफ्लिशिया का ही होता है। अब देखते हैं आंशिक परजीवी क्या होता है। तो आंशिक परजीवी में आंशिक स्तंभ परजीवी आते हैं और आंशिक मूल परजीवी आते हैं। तो आंशिक स्तंभ परजीवी में बिस्कम, लॉरेंथस और मिस्टलेटो, और आंशिक मूल परजीवी में चंदन और स्ट्राइगा। इसमें चंदन को तो आप लोग याद ही रखना फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में सैंटिलम भी बोलते हैं। तो ये आंशिक मूल परजीवी में आता है। और सिंपल क्वेश्चन अगर आए, अगर आंशिक मूल ना भी लगे रहे, अगर सिंगल आ जाए कि चंदन किसका एग्जाम्पल है, मृतोपजीवी या परजीवी या सहजीवी का, तो इसका आंसर क्या होगा? चंदन परजीवी है। ओके फ्रेंड्स, वनस्पति जगत में जीवाणु, कवक और शैवाल के अतिरिक्त कुछ आवृत्तबीजी भी अन्य पेड़ पौधों पर परजीवी होते हैं। परजीवी पौधों के शरीर का कोई भाग एक विशेष अंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे परजीवी मूल कहते हैं। यह सामान्यतः चूसक के रूप में होता है, मतलब इनके शरीर का वह अंग जो पोषण प्राप्त करने में हेल्प करता है उसे ही क्या कहते हैं? चूसक। और ये चूसक पोषक के शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर उनसे भोज्य पदार्थों का अवशोषण कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में जैसे कस्कुटा हो गया, बिस्कस, ओरोवेंकी को ही फ्रेंड्स गठवा बोला जाता है, लोरेंथस, सैंतालम जिसे चंदन कहते हैं, हायोवेंकी, डोडर, इदुंगी, रेफ्लिशिया और सैंगुइनिया। तो फ्रेंड्स ये थे परजीवी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मृतोपजीवी पादप के बारे में। मृतोपजीवी पादप क्या होते हैं? ऐसे पादप सड़े गले जैविक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात मृत जीवों का विघटन करके उनसे कार्बनिक यौगिकों का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण विधि को मृतोपजीवी विधि कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है मृतोपजीवी पादप। इन जीवाणुओं के द्वारा दूध का खट्टा होना, दही का जमना और सिरका निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इनमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु एवं कवक पौधों और जंतुओं के मृत शरीर एवं मलमूत्र को विघटित करके उनसे खनिज तत्वों या कार्बनिक यौगिकों का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार से मृतोपजीवी जीवाणु प्रकृति में अपशिष्ट पदार्थों की सफाई भी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मृतोपजीवी पादप के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीपेरस, मशरूम, म्यूकस, राइजोपस, यीस्ट और नियोसिया नामक ऑर्किड दलदल में उगने के कारण कवक मूलों द्वारा अवशोषण करते हैं। मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा सहजीवी मृतोपजीवी का उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स।